नमस्कार। रोज़ की तरह आज भी आपके बीच में छोटा वीडियो लेके आ रहा हूँ। आपका शुक्रिया कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन बढ़ भी रहा है। मैं आपको बताऊं कि देश की राजनीति में इस समय एक हलचल सी है विपक्षी एकता के नाम की। विपक्ष में एक एकता हो, मोदी का मुकाबला किया जाए और इस तरह की बातें जो हैं लगातार की जा रही हैं कि मोदी को लेके कि मोदी को हटाने के लिए विपक्ष में एकता होना ज़रूरी है। और विपक्षी एकता का चेहरा जो है वो बनाया गया है नीतीश कुमार को। जब से नीतीश कुमार ने इस बार पलटी मारी है और उसके बाद वो तेजस्वी के साथ आके फिर मुख्यमंत्री बने हैं 8वीं बार, तब से नीतीश कुमार एक उम्मीद की किरण हो गया। और ये भी है कि नीतीश कुमार ईमानदार माने जाते हैं, सुशासन बाबू माने जाते हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं और बिहार में उन्होंने अति पिछड़े वर्ग को एक किया है। तो माना जाता है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में आके अति पिछड़ा वर्ग में विशेषकर कुर्मी बिरादरी, कोयरी बिरादरी, कुशवाहा बिरादरी इसको एक करेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट था इसको डेंट करेंगे। कल नीतीश कुमार से मुलाकात की है कृष्णा पटेल ने। अनुप्रिया पटेल की मां हैं कृष्णा पटेल और अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष हैं और उनकी बेटी पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पे विधायक भी हैं। वो खुद लड़ी थी, चुनाव हार गई थी, लेकिन कुर्मियों में सोनेलाल पटेल ने जो विरासत छोड़ी थी वो विरासत अनुप्रिया पटेल ने संभाल ली थी। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, उनके 2 सांसद भी हैं, विधायक भी हैं। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है अनुप्रिया पटेल की पार्टी। इसको देखते हुए नीतीश कुमार का टारगेट उत्तर प्रदेश में अगर कोई है तो अपनी बिरादरी, अपना समाज, अपने वोटर। लेकिन अभी कल हरियाणा में एक बैठक में वो हुआ, सम्मेलन हुआ। सम्मेलन क्या था? चौधरी देवीलाल की 130वीं जयंती पे आयोजन था जिसमें विपक्षी तमाम नेताओं को आमंत्रित किया गया था। बहुत से लोग पहुंचे भी, बहुत से लोग नहीं पहुंचे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि इसमें कांग्रेस को नहीं बुलाया गया था। ओम प्रकाश चौटाला ने यह आयोजन किया था। कांग्रेस नहीं बुलाई गई थी और आपके मायावती को नहीं बुलाया गया और अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। जिन्हें बुलाया गया था उसमें फारूक अब्दुल्ला थे, नया कांग्रेस छोड़ के गए हुए गुलाम नबी आज़ाद थे, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू थे। तमाम लोग नेताओं को और आमंत्रित किया गया था। अखिलेश यादव को बुलाया गया था, अखिलेश यादव नहीं गए। ममता को बुलाया गया था, ममता नहीं गई। मायावती को बुलाया नहीं गया। तो अब सवाल ये उठने लगा कि जो लोग आए थे उसमें शरद पवार थे, उसमें प्रकाश सिंह बादल चूंकि देवीलाल के मित्र हैं, दोस्त हैं, प्रकाश सिंह बादल थे, उनका और देवीलाल के परिवार का बहुत अच्छा संबंध हमेशा से रहा। उससे शरद पवार, प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कुछ कम्युनिस्ट के नेता, ये तमाम लोग उसमें पहुंची, सभा हुई, श्रद्धांजलि सभा जो होती है देवीलाल की। लेकिन चर्चा ये हुई कि मायावती को इसमें नहीं बुलाया गया, तो इसके मानी क्या है? क्या बिना मायावती के उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, उत्तर प्रदेश के नतीजों के बारे में सोचा जा सकता है? जब अखिलेश और मायावती का गठबंधन होता है तो मायावती को 10 सीटें मिलती हैं और अखिलेश को केवल 5 मिलती हैं। ये भी एक सवाल है। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को किनारे करके कुछ किया जा सकता है या अखिलेश यादव बिना गठबंधन के उत्तर प्रदेश में कुछ कर सकते हैं? अखिलेश यादव क्यों दूर रहे, ये बड़ा सवाल है। क्या अखिलेश यादव मोदी के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते हैं या अखिलेश यादव ये चाहते हैं ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा गठबंधन बने जो 2027 में ताकतवर हो जाए, कुछ उसके सांसद जीत जाए और 2027 में उनके लिए चुनौती बन सके? अब 2027 में इसलिए कि अखिलेश यादव भी युवा है, उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, नेता विपक्ष उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, विपक्ष की राजनीति करना चाहते हैं, लखनऊ में रुकना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। ये सारी चीजें देखते हुए ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव खुद जो है इस गठबंधन के पक्ष में नहीं है कि किसी के नेतृत्व में उसको स्वीकार किया जाए। अखिलेश यादव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में बने और जो इस तरह से वो सीटों को बंटवारा कर दें वो मान ली जाए। लेकिन कांग्रेस शायद ऐसा न करे, शायद ऐसा न होने दे, चूंकि कांग्रेस 2024 में खुद को उत्तर प्रदेश में मानती है कि जो एक सबसे बड़ा वोटर है अखिलेश यादव का, जिसे मुस्लिम वोट कहते हैं, लगभग 18-19% वोट अखिलेश यादव को मिला है। उनके जो भी वोट मिले हैं उसमें आधे से ज़्यादा अकेले मुसलमान का वोट है और वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। लोकसभा के चुनाव में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है।
मायावती 13% वोट लेके बैठी हुई हैं। वो 13% वोट तब है जब मायावती 2022 का चुनाव मजबूती से नहीं लड़ी। उनके समर्थकों में, उनके मतदाताओं में ये था कि बसपा मजबूती से नहीं लड़ रही है, लड़ना नहीं चाहती है, सीरियस नहीं है बहन जी इस चुनाव को लेके। उसकी वजह से कहीं उत्साह में कमी कहिए या ये समझिए कि जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती और तमाम ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको लेके कुछ उनका जाटो कुछ वोट समाजवादी पार्टी के साथ गया, कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया। उसकी वजह ये थी कि बेबी रानी मौर्य को उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री तक बनाए जाने की चर्चा मीडिया के जरिए की जा रही थी और इसलिए आगरा से लेकर अलीगढ़ की बेल्ट में जाटों ने अच्छी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। नतीजा क्या निकला? आज बेबी रानी मौर्य की कोई खबर भी नहीं आती किस विभाग की मंत्री हैं। शायद अधिकतर लोग ये भी न जानते हो कि बेबी रानी मौर्य किस विभाग की मंत्री हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है, चुनाव से पहले वो मीडिया का इस्तेमाल करके इस तरह की खबरें गोदी मीडिया के जरिए चलवाती है और उस खबरों का पूरा फायदा लेती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मायावती को न बुलाने के कारण क्या थे? कारण ये है कि हरियाणा में बसपा एक ज़माने में बहुत मजबूत थी, बसपा के दो सांसद हरियाणा से हो गए थे, बसपा के विधायक हरियाणा में थे। तो क्या बसपा हरियाणा में चौटाला के साथ न जाके क्या अलायंस उनके साथ न करके क्या करेगी, इसका डर है? या किसी ने मना किया कि बसपा को न बुलाया जाए, मायावती को न बुलाया जाए? ये एक बड़ा सवाल है कि आपने निमंत्रण तो भेजना ही चाहिए था। जब आपने गुलाम नबी आज़ाद को भेजा, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को गया, फारूक अब्दुल्ला को गया, तो मायावती को भी निमंत्रण भेजना चाहिए। इनविटेशन न देने का मतलब ये होता है कि आपने ये मान लिया कि मायावती का हम साथ नहीं लेंगे। और बिना मायावती के साथ लिए उत्तर प्रदेश में किसी ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी मायावती के पास, बसपा के पास अपना वोटों का 1% है। हर राज्य में लगभग, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटका तक में उनके विधायक हैं। तेलंगाना में बहुत तैयारी हो रही है, बहुत तेज। वहाँ का जो नया एक IPS हैं वो पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तमाम चीज़ें दी है। छत्तीसगढ़ में उनका विधायक है। इसी तरह से आप देखिएगा तो महाराष्ट्र में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी विधायक रह चुका है। तो बहुजन समाज पार्टी को नेशनल लेवल पे बसपा के पास 1% से लेकर 7% तक हर राज्य में करीब करीब वोट है। ऐसे में बसपा को इग्नोर करके विपक्ष की राजनीति, विपक्ष की एकता को सोचना मेरे हिसाब से बेमानी है। अखिलेश यादव की अपनी राजनीति है, अखिलेश यादव का अपना सोचना है और अखिलेश यादव बुलाने के बाद भी नहीं गए, क्योंकि ममता को भी बुलाया गया तो वो भी नहीं गई, अखिलेश भी नहीं गए। ऐसे में क्या ये जो गठबंधन की कवायद हो रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, ये गठबंधन की कवायद कितनी कामयाब होती है? मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से अगर राजस्थान न हुआ होता, राजस्थान का घटनाक्रम न हुआ होता, गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई सड़क पर ना आई होती और कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद नीतीश कुमार को UPA का संयोजक बनाने का लगभग सोनिया गांधी ने मन बना लिया है और कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को संयोजक बनाने जा रही है। अगर नीतीश कुमार UPA के संयोजक होते हैं तो ये एक और बड़ी खबर होगी और नीतीश कुमार पूरे देश में घूम घूम के UPA के लिए माहौल बनाने की बात की जगह पे विपक्षी एकता की बात कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री तय होगा। राहुल गांधी ने आज अध्यक्ष के लिए अगर मना कर दिया है, सोनिया गांधी पहले प्रधानमंत्री का पद ठुकरा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में अगर नेहरू गांधी परिवार अपने को विड्रा करता है प्रधानमंत्री के पद के लिए, तो विपक्ष में ये हो सकता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चुनाव लड़िए। चुनाव के बाद देखा जाएगा कि किसकी सीटें ज्यादा आती हैं, कौन प्रधानमंत्री हो सकता है। प्रधानमंत्री के पद को दरकिनार करके अगर विपक्ष लड़ेगा और विपक्ष की एकता बनेगी, स्ट्रेटेजिकली अगर वो लोग एक दूसरे से का सहयोग करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में हराया जा सकता है, ऐसा विश्लेषकों का कहना है। क्योंकि कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, आपके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद आप देखिएगा तो बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तमाम स्टेट्स ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की पिछले चुनाव के मुकाबले में लोकसभा में सीटों की संख्या कम होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में संख्या घटती है तो विपक्ष के लिए अच्छा मौका होगा और मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की जरूरत है और मजबूत विपक्ष के बगैर लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता है। ऐसे में देखना यह है कि मायावती और अखिलेश दो उत्तर प्रदेश के ध्रुव हैं। इन दो ध्रुव के बिना उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का राज है और बिना उत्तर प्रदेश की जीत के केंद्र की किसी भी नई सरकार या नए समीकरण के बारे में सोचना सपने जैसा होगा। उसको सोचना और सपना देखना बराबर है। इसलिए अखिलेश यादव और मायावती का रुझान, उसमें निगाह रहेगी
कि अखिलेश यादव क्या करते हैं या मायावती क्या कहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। कल फिर मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद।